नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष और आज हम बात करेंगे मदरसों पर जांच के आंच की। उत्तराखंड सरकार लगातार अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर रही है। अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई के बाद अब उनकी फंडिंग की गहन जांच करने जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे। बीते एक महीने से उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक पूरे प्रदेश में 136 मदरसों को कागजात पूरे न होने पर सील किया जा चुका है, जबकि रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में करीब 450 पंजीकृत मदरसे हैं जो शासन को अपने दस्तावेज, बैंक खाते और आय व्यय का पूरा ब्यौरा देते हैं। वहीं पूरे प्रदेश में 500 से अधिक अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इन मदरसों को संचालित करने और कर्मियों के वेतन के लिए पैसा कहां से आ रहा है। क्या इसके पीछे धर्म की आड़ में कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं? जांच के बाद यह साफ हो सकेगा कि देवभूमि में संचालित हो रहे इन मदरसों को कहीं दूसरे देशों से फंडिंग तो नहीं आ रही। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सत्यापन और आर्थिक स्रोतों की जांच के लिए शासन ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इन अवैध मदरसों को किस स्रोत से धन मिल रहा है और उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ समय से यूपी से सटे कस्बों जैसे जसपुर, बाजपुर, किच्छा, काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, पछवादून और हरिद्वार जिले में बिना पंजीकरण के कई मदरसे खुलने की सूचना मिली है। इन क्षेत्रों में अवैध रूप से मदरसों की बढ़ती संख्या सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है। सरकार इन मदरसों के आर्थिक स्रोतों और उद्देश्यों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच कराने की भी तैयारी चल रही है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि वक्फ बोर्ड की पहली बोर्ड बैठक ऑनलाइन माध्यम से हुई है। बैठक में वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों का ब्यौरा ऑनलाइन किए जाने का निर्णय लिया गया है। अब देखना है कि जांच में ये मदरसे कितने पाक साफ साबित हो सकेंगे। तो मदरसों पर जांच की एक नई आंच है। अब फंडिंग की भी जांच होगी, आर्थिक स्रोत बताना होगा और 500 से जो अधिक मदरसे संचालित हैं वह खतरे में है। पूरे प्रदेश में अब तक 136 मदरसे सील भी किए जा चुके हैं। जिला स्तर की कमेटी अब इन मदरसों की जो अवैध मदरसे हैं इनकी जांच करेगी और यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि कर्मियों के वेतन के लिए पैसा कहां से आ रहा है, कहीं दूसरे देशों से फंडिंग तो नहीं हो रही है और क्या धर्म की आड़ में कोई सुनियोजित साजिश है। तो मदरसों को अब स्क्रीनिंग के दौर से गुजरना होगा। अब एक के बाद एक उनकी फाइलें खुलेंगी, उन्हें बताना होगा वो वैध हैं, अवैध हैं, दस्तावेज दिखाने होंगे, आय व्यय का ब्यौरा देना होगा। मतलब तमाम टेक्निकलिटीज से अब दो चार होना पड़ेगा। और क्या यह उत्तराखंड की राजनीति में अब मदरसों को लेकर एक नई बिसात है? इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रतिमा सिंह जी जुड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रभा बंदूनी जी जुड़ी है और हमारे साथ मुफ्ती शमून कासमी साहब भी जुड़े हैं। आप अध्यक्ष हैं मदरसा बोर्ड उत्तराखंड के। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत प्रतिमा जी आपसे करेंगे। विपक्ष में आप हैं, सवाल आप पूछ रही हैं। ऐसे में सरकार के तरफ से जो अवैध मदरसों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है वो अभी तब जब ऑलमोस्ट 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तराखंड की सरकार की। तो ये जो जांच हो रही है इसकी टाइमिंग के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि भाई 8 साल से आप शासन में हैं तो चीजें आपको एकाएक पता चलनी क्यों शुरू हुई, इतने दिनों तक कहां थे? यानी ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में, इसको आप बतौर विपक्ष कैसे देखती हैं और क्या यह अब राजनीति की एक नई बिसात है? प्रतिमा जी।
नहीं, देखिए, ये इसमें राजनीति नहीं है कोई, और कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी बात पे हम राजनीति नहीं करते हैं, हम जनता के हितों की बात करते हैं। और अगर मैं बात करूं मदरसों पे आप जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। 8 साल से आप सत्ता में बैठे हुए हैं और जिन मदरसों को आप जो है इलीगल मदरसा कहने का कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो जो है इलीगल मदरसे नहीं है। उन्हें उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं ऑफिस में, और आपके अगर आपके कार्यालय से किसी तरीके की ढीला ढिलाई हो रही है तो उन मदरसा का, मुझे लगता है उन मदरसों का कोई जो है कृत्य ऐसा नहीं है जो खराब है। देखिए, ये आप बेसिकली जो छात्रों का मौलिक अधिकार है शिक्षा का, उसका आप हनन करने का कार्य कर रहे हैं। और बिना नोटिस के कई मदरसों का जो लोग संचालन करते हैं, उनका ये कहना है कि बिना नोटिस के जो है इस तरीके का जो आप अवैध मदरसा घोषित कर रहे हैं, उन्हें सील करने का कार्य कर रहे हैं, उन्हें नोटिस भी नहीं दिया आपने। तो अचानक से सरकार को 8 सालों में ऐसा क्या नजर आ गया या ऐसा क्या हो गया कि आज आपको मदरसों की याद आ गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक चीज में बहुत महारत हासिल है उसको, ये बात मैं हर बार कहती हूँ। जब भाजपा के को लगता है कि उसके पैरों से जमीन खिसक रही है सत्ता की, और विकास के कार्यों में आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो नील बटे सन्नाटा है, तब भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति और सांप्रदायिकता फैलाना याद आता है। मैं आपको इसी क्रम में बताऊं, निगम चुनाव से पहले आपने जो है यूसीसी का जिक्र कर दिया कि हम यूसीसी को लागू करेंगे, जिस यूसीसी का शगुफा आप 3 जो है सालों से फैलाने का जो है वो कार्य कर रहे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति है, ये सांप्रदायिकता फैला करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य करते हैं। और एक बात और, आपको ये समझना होगा कि अगर कोई मदरसा रजिस्टर नहीं है तो वो जो है वो अवैध मदरसे की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि उन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो होता है उसको फॉलो नहीं किया। अगर किसी मदरसे ने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है और वो एप्लीकेशन आपके विभाग में पेंडिंग है, तो आप उन मदरसों को अवैध मदरसा कैसे घोषित कर रहे हैं? तो मुझे लगता है ये सरकार की सोची समझी साजिश है। और ये अगर बुरा नहीं होगा अगर ये मैं कहूंगी कि ये कुछ नहीं, ये तुष्टीकरण है और ये एक जो है तुच्छ राजनीति जो है उसका जो है एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने उठाया प्रतिमा जी, और इसीलिए मैं रुक कर लेता हूं प्रभा बंदूनी जी का, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रभा जी, देखिए, एक होता है अवैध होना, इसका मतलब उसका कोई डॉक्यूमेंट कहीं एप्लीकेशन कुछ नहीं किया गया है। एक है जिस ओर इशारा कर रही है प्रतिमा जी की भाई हमने अप्लाई तो किया, लेकिन जो कार्यालय जहां से इसे पास होना था या जो भी है जिन्हें इसे पास करना था वो चुप्पी साध के बैठे हैं। आप किसे अवैध मानती हैं? और यदि यह अवैध है और ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है तो इसमें जिम्मेदार क्या केवल अवैध मदरसे के संचालक हैं, या वह भी हैं जो समय रहते इन सारी चीजों को नहीं देख पाए? वह कार्यालय, वह अधिकारी जो इन चीजों को 8 साल में नहीं देख पाए अपने चश्मे से, क्या उनके ऊपर भी गाज नहीं गिरनी चाहिए? और यह यदि ऐसा होगा, अवैध मदरसों को ही सील किया जाएगा, तो ऐसे में उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी जो अब तक आंख मूंदे बैठे हुए थे? देखिए कुणाल जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारे अवैध रूप से मदरसे चल रहे हैं, जिन जिन मदरसों ने अपनी एप्लीकेशन दी है, जो मानकों में सही पाए गए हैं, उनको सरकार की तरफ से या मैं कहूँगी प्रशासन ने उनको मान्यता दे दी है। ऐसा नहीं है कि जो उत्तराखंड में हम कहीं हमारे प्रदेश में मदरसे नहीं चल रहे हैं या उन सबको बंद कर दिया गया है। जो वैध मदरसे हैं, जिन्होंने अपनी प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, वहाँ जो बच्चे हैं वो शिक्षा ले रहे हैं, जो कि यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपको उनको एनसीईआरटी के तहत भी शिक्षा देनी पड़ेगी, ताकि हम जो वहाँ पर नौनिहाल पढ़ रहे हैं उनके भविष्य को भी हम सुरक्षित कर सके। तो वो सारे वैध मदरसे और वो चल रहे हैं। लेकिन अगर सरकार के संज्ञान में वो मदरसे हैं, जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन दिया उसके बाद प्रशासन की तरफ से वहाँ पर कार्यवाही की जाती है, देखा जाता है, लेकिन जब वहाँ पे उनके जो मानक पूरे नहीं पाए गए, कहीं पर उनके आय के स्रोतों का नहीं पता चला, नहीं कहीं पे उनका रजिस्ट्रेशन बिल्डिंग का नहीं हुआ, जो अवैध रूप से चलाए जा रहे थे, तो अब अगर सरकार ये काम कर रही है तो इसमें गलत क्या है? अगर कांग्रेस का ये कहना है कि वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये अवैध रूप से पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ने दीजिए, वहाँ पर कार्यवाही आप मत कीजिए, तो उनकी शिक्षा की गारंटी कौन लेगा? तो मैं कहूंगी ये तो कांग्रेस पार्टी है जो तुष्टीकरण की नीति करती है, राजनीति वोट बैंक की रोटियां ये सेकना चाहती है। इनका तो मैं कहूँगी विपक्ष का काम ही है। इससे पहले भी अगर आप कुणाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, क्या हमारे देवभूमि जो है, जो आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है, इसकी देवभूमि की रक्षा करना, इसके देवत्वों को बचाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है।
और क्या इनको पहले से ये पता था कि यहाँ पर इतने अवैध मदरसे चल रहे हैं? क्योंकि अगर इनके पूर्व मुख्यमंत्री, हम कहेंगे कि कांग्रेस के विपक्ष के जो हरीश रावत जी कल एक बयान ये भी यही दे रहे थे कि ये ठीक है, और उन्होंने अपने ही एक बयान में एक बार कहा था कि मैं उत्तराखंड में चुनाव के टाइम पे मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनाना चाहता हूँ। इससे तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको पहले से ये पता था कि यहाँ इतने अवैध मदरसे हैं और आने वाले टाइम में इनके बच्चे जो यहाँ से निकलेंगे उनकी संख्या इतनी हो जाएगी कि इनको मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना के देनी पड़ेगी। तो आप ये देख लीजिए विरोधाभास कहाँ है। विरोधाभास तो कांग्रेस की नेताओं से मुझे नजर आ रहा है कि जिनको पहले से सब कुछ पता है कि उत्तराखंड में अवैध चल रहे हैं, इनको चलने दो। इनकी सरकारों ने पूरा संरक्षण उनको दे रखा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है उत्तराखंड की हम कहेंगे सुरक्षा से। तो इन्होंने उनको पहले ही कहा है कि हम आपके लिए यूनिवर्सिटी बनाएंगे, आप चलाइए, अवैध रूप से चलाइए, वहाँ पे बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता इनको कोई मतलब नहीं है। फंडिंग विदेशों से आ रही है, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ। ओके ओके, हाँ कुछ बोलना चाह रही है प्रतिमा जी। हाँ आ रहे हैं प्रभा जी, ठीक है, समझ गए आपकी बात। अब सुन लीजिए, कुछ सवाल भी है विपक्ष जो आपसे लगातार उठाता है, उनको भी तो एड्रेस करना आप ही की जिम्मेदारी है। बोलिए प्रतिमा जी। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है वो अपनी ही सरकार पे सवाल उठा रही हैं। हाँ। तो ये कह करके कि जो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, जानती है कि उनके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो पता नहीं, वो विदेशों से जो है आने का कार्य कर रहे हैं, और हमें पता था। अरे भैया एक बात बताइए, सत्ता में तो आप थे, 8 सालों से सत्ता में डबल इंजन की सरकार चला के आप बैठ रहे हैं। इसका मतलब है आपकी आईओ, आपका जो विजिलेंस, इसका मतलब है जो आपका होम डिपार्टमेंट है वो इतना खराब है कि आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इन्होंने एक देखिए, विरोधाभास भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की आदत है। आप एक तरफ कह रही है कि रजिस्ट्रेशन तो हो गए थे, लेकिन उनके पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और कई मानक उन्होंने पालन नहीं किए थे, इसलिए उसे बंद करने का कार्य किया। अरे भैया एक बात बताइए, रजिस्ट्रेशन जब मदरसों का कराया जाता है, इन्हें पता नहीं है शायद, तब वहाँ पे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, मैप से लेकर के आपके पास फंडिंग कहाँ से आ रही है, आपके पास कितने बच्चे हैं, आप उनको शिक्षा कैसे देंगे, आपके पास कितनी फैकल्टीज हैं, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डालनी पड़ती है। अगर आप ये कह रही कि रजिस्टर्ड मदरसों को भी सील करने का कार्य किया है तो बिल्कुल आप जवाब देना चाहूंगी। आएंगे प्रभा जी आपके पास। तो आप खुद स्वीकार कर रही हैं कि अगर रजिस्टर्ड मदरसों को भी सील किया है तो यानी कि आपके विभाग ने अच्छे से कार्य नहीं किया, तभी ये डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए जब रजिस्ट्रेशन हुआ। और अगर डॉक्यूमेंट चेक किए और वैलिड रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद अगर आप उन्हें जो है इलीगल बता रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और आप एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है प्रतिमा जी, आपने इशारों में बात भी कही है और सवाल भी पूछा है, इसका जवाब संभवतः प्रभा जी देना चाह भी रही है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, जब ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो प्रभा जी का जवाब भी सुनेंगे और यह भी जानने समझने की कोशिश करेंगे क्या मदरसों को लेकर अब एक नई राजनीति उत्तराखंड में शुरू हो जाए। प्रभा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, जरूर कहिएगा, लेकिन उसके साथ एक सवाल यह भी जोड़ देते हैं कि आपने अपने पहले वक्तव्य में यह कहा था कि भाई देवभूमि है उत्तराखंड, बिल्कुल सही बात है, और ये मदरसों के बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक के ओर भी आपने इशारा किया था। तो ये एक सवाल बनता है कि क्या अब आस्था को भी मजहब के चश्मे से देखा जाएगा, या ऐसी स्थिति अब उत्पन्न हो गई है कि ऐसा देखा जाना चाहिए? इसके ऊपर भी आप अपनी बात रख दीजिएगा और यह जरूर बता दीजिएगा कि जब यह अवैध मदरसों का निर्माण हो रहा था और इनका संचालन हो रहा था, जो अब सील हो रहे हैं, उस समय जिन जिलों में ये हो रहा था, क्या उनके जिलाधिकारी सो रहे थे? प्रभा जी। जी कुणाल जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कुणाल जी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई राजनीतिक विषय नहीं है। देखिए, प्रदेश में जो सरकार है वो बिल्कुल अपना, मैं ये कहूंगी, एक दायित्व निभा रही है। अगर इससे पहले भी आपने देखा होगा, ये जो कार्रवाई करना है, अवैध अतिक्रमण जितने भी हमारे राज्य में, वो पिछले 2 वर्षों से काम चल रहा है। अगर हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं तो हमारे पहाड़ों में जो वन भूमि है उसमें इतने अवैध रूप से धार्मिक अतिक्रमण हुए थे, उसमें हमने 5000 एकड़ से ज्यादा जमीन सरकार में निहित की है। तो देखिए, ये कह देना कि टाइमिंग को लेकर ये सब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सरकार को ये सब करना होता तो हम शायद चुपचाप बैठे हुए होते, लेकिन हमारी भारतीय जो जनता पार्टी की सरकार है, हमारी धामी जी की जो सरकार है, उनका केवल एक ही मकसद है कि जो हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं उनका एक विजन है, उनका विजन है मदरसों को मॉडर्न मदरसा बनाना। कल ही बस हम ये कहेंगे, बस बोर्ड के हमारे अध्यक्ष हैं, या हम कहेंगे जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं,
खुद जो मदरसा को हम कहेंगे उनकी भूमिका इसमें रहती है, उन्होंने खुद ये उनका बयान आया है कि जो सरकार की कार्यवाही है वो उचित है। अगर हम वहां पर ये पता लगा रहे हैं कि बच्चों को किस गुणवत्ता की आप शिक्षा दे रहे हैं, तो बताइए कुणाल जी इसमें क्या बुराई है। अगर हमारे बच्चे भी कल को वहां से निकलकर डॉक्टर इंजीनियर बने, उनको भी हम विकास की मुख्य धारा से जोड़ना चाह रहे हैं, तो इसमें कौन सी बुराई है। और अगर प्रशासन की जिम्मेदारी ले रहा है, वो वहां पर जाके पता कर रहा है, तो क्या इसमें कोई गलत काम है? इसमें कौन सा राजनीतिक चश्मा आ गया जो ये विपक्ष इसको राजनीतिक दृष्टि से देख रहा है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये वैसे ही है जैसे अवैध अतिक्रमण हमारे उत्तराखंड की देवभूमि ना हो, क्योंकि समय समय पर जब कभी कोई अतिक्रमण होता है तो विपक्ष तब उसमें भी हंगामा करते हैं, क्योंकि इनको केवल आज ये विकास की जो हमारी एक हम कहेंगे लहर और गंगा प्रदेश में बह रही है, उससे विकास की गंगा, अरे भाई ये विकास की गंगा हो गया है, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अब उनको ये लग रहा है कि अगर मदरसों पे भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं या वहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की और हमारी धार्मिक सरकार का विजन है, तो इनको कौन सा विरोध आ रहा है? आप ये बताइए कौन से मदरसे के संचालक है जो विरोध कर रहे हैं? ठीक है, शिक्षा नहीं, आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं, नहीं ठीक है, देखिए ठीक है प्रभा जी, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो विपक्ष को इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहिए। और मैं ये कहूंगी कि उनको तो बल्कि समर्थन करना चाहिए कि अगर हमारे राज्य में अगर कोई अवैध रूप से कोई भी संस्थान चल रहा है, तो अगर हम उसको सही कर रहे हैं तो ठीक है प्रभा जी। नहीं, शिक्षा या तालीम, देखिए बात बिल्कुल सही है, प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। आपने खुद भी उल्लेख किया कि डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, तो एक व्यक्तित्व का नाम मुझे भी शायद ध्यान आता है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। क्या शुरुआती दौर में उन्होंने मदरसे में शिक्षा प्राप्त नहीं की थी? यदि की थी तो क्या वह प्रोग्रेसिव नहीं थी? और यदि प्रोग्रेसिव नहीं थी तो कैसे देश के राष्ट्रपति तक पहुंचे और उन्होंने क्या क्या किया है, यह बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में लेकिन एक सवाल कांग्रेस से भी, प्रतिमा जी, आपको लगता है कि क्या अब प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स धर्म के इर्द गिर्द ही ज्यादा सिमटती सिकुड़ती हुई नजर आ रही है? और यदि ऐसा लंबे, क्योंकि बात सिर्फ उत्तराखंड की क्यों करे, बात तो औरंगजेब राणा सांगा की भी हो रही है, बात इतिहास के चैप्टर्स खोले जा रहे हैं, तो क्या अब आपको लगता है कि इसी के इर्द गिर्द भविष्य की राजनीति होगी? और क्या विकास के मुद्दों को भी अब ऐतिहासिक कैरेक्टर्स से ही बढ़ाया या घटाया जाएगा? देखिए बिल्कुल, और मुझे लगता है कि या चाहे प्रोग्रेसिव राजनीति हो या सकारात्मक राजनीति हो, ये भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र नहीं है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र होता तो आज ये सांप्रदायिकता फैला के और औरंगजेब की कब्रें ना खुदवा रहे होते। आप समझिए, इन्होंने कहा कि धामी जी का एक विजन है, विकास की गंगा बह रही है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो विकास की गंगा बह कहाँ रही है, जिसे प्रदेश के और देश के लोग 2014 से ढूंढने का कार्य कर रहे हैं कि आखिर वो विकास की गंगा कहाँ है, जो किसी को नजर नहीं आ रही। और ये ऐसा विकास है जो कभी पैदा नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका पालन पोषण जो है 2014 से करने का कार्य कर रही है। दूसरी बात नजर आ रही है, देखिए निकाय चुनाव हुए थे उसमें भी हार का सामना करना पड़ा, और जो आने वाले हमारे एक एक करके भी आपको हार का सामना करना। जी ठीक है प्रभा जी, आपसे भी एक दोनों साथ में बोलिएगा तो कुछ समझ नहीं आएगा किसी को, आएंगे फिर आपके पास भी। अगर आप बीच में बोलेंगी तो मैं पूरे डिबेट में आपको बोलने नहीं दूंगी। नहीं ठीक है, बोलिए प्रतिमा जी, एक एक बात करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा ना। प्लीज एक एक करके बात कर लीजिए। बातें करी, मैं बीच में बोलती तो आप एक शब्द नहीं बोल पाते। अब सुनिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात जो ये है, आप कह रहे हैं कि धामी जी का विजन है मॉडर्न मदरसा बनाने की। एक बात बताइए, जो जिस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था इस स्तर पर है कि आज हमारे यहाँ 142 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहाँ बच्चों की संख्या 0 है पंजीकरण के नाम पे, 1500 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहाँ से 3 छात्र पंजीकृत हैं। उस प्रदेश में जहाँ लाख करोड़ से ज्यादा का बजट आप दे देते हैं और पूर्व वित्त मंत्री बजट के शुरुआती भाषण में ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे स्कूलों की स्थिति ऐसी, आप आज तक 8 सालों में स्कूलों को तो मॉडर्न बना नहीं पाए। सबसे ज्यादा स्कूल धामी जी के कार्यकाल में बंद हुए हैं और आप मदरसों को मॉडर्नाइजेशन और जो है मॉडर्न मदरसा कहने की बात करें। देखिए, बातों में चाशनी पिरोक कर बोलने से कड़वी बातें सच्ची नहीं हो जाती, और भारतीय जनता पार्टी को ये समझना होगा। ठीक, की जनता हो या प्रदेश की जनता हो, अब आपके ये सांप्रदायिकता की बातों में नहीं आने वाली है। अब वो विकास चाहती है, जो विकास से भाजपा के लोगों को दिखता है और किसी को उनका विकास नजर नहीं आता। ठीक है प्रतिमा जी, कहाँ है हमारी नौकरियां, ठीक है, सस्ता राशन कहाँ है, सस्ता नहीं ठीक है, बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन मुद्दों को भी एड्रेस होना जरूरी है। वक्त का अभाव है, क्षमा कीजिएगा। आप दोनों
खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातों को रखा, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। लेकिन उत्तराखंड में बात मदरसों की हो रही है, महाराष्ट्र में बात औरंगजेब की हो रही है, राणा सांगा की हो रही है, बात तमाम चीज़ों की हो रही है, लेकिन विकास की बात, आम जनता की बात, उनके हितों की बात, उसके सब समस्याओं की समाधान की बात भी इन सब बातों के साथ होनी बहुत ज़रूरी है। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।